हेलो। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। मैं सौरभ सर, सौरभ केमिस्ट्री पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी जस्ट 2-3 दिन बाद 11th का पेपर शुरू होने वाला है, जैक बोर्ड का। तो आप भी यदि परेशान हैं, आपने साल भर पढ़ाई नहीं की है, तो आप बेफिक्र होके आप सौरभ केमिस्ट्री चैनल से जुड़ सकते हैं। केमिस्ट्री की सारी प्रॉब्लम हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आइए तो देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग लेके आए हैं PYQ सीरीज। इन PYQ सीरीज से आपको 40 में 40 क्वेश्चन मिलने की गारंटी है। मैं जो भी आपको पढ़ाऊंगा कॉन्सेप्चुअल बेस क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन के साथ कुछ थ्योरेटिकल पार्ट से डिस्कस होगी, क्योंकि अब थ्योरी पढ़ने का समय हम लोग के पास नहीं है। तो आइए लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं अपने। ये हमारे पास कुछ शेड्यूल है। आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो 2024 यानी 2024 के शेड्यूल को डिस्कस करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आएगा। हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। तो मिलिए इन पहले सवाल में पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है कि द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मीथेन इज। करें मीथेन का प्रतिशत संघट क्या होता है। तो आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे किसी भी चीज़ का परसेंटेज कंपोजिशन का पहले फॉर्मूला होता है कि परसेंटेज संघट यानी प्रतिशत संघटन बराबर जिसका भी आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है उसके मास को रखना है ऊपर में। मतलब कि किसी अणु के अंदर या किसी मॉलिक्यूल्स में जिस भी एटम का परसेंटेज निकालना है उसका मास रखना होगा ऊपर, और अपॉन रखना होगा टोटल मास, इनटू कर देंगे 100। इसका मतलब परसेंटेज संघटन बराबर किसी अणु में परमाणु का द्रव्यमान बटा कुल परमाणु का द्रव्यमान गुना 100। यदि हमसे CH4 की सवाल पूछा है, यदि हमसे बोला गया कि CH4 का प्रतिशत संघटन क्या होगा, तो आइए हम बताते हैं। CH4 हमारे पास एक मॉलिक्यूल्स है, एक अणु है CH4। CH4 में परसेंटेज यदि कार्बन का निकालना है तो हम सारे लोग जानते हैं कि कार्बन का मास होता है 12, CH4 का टोटल मास होता है 16, इंटू कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब 4 तिया कितना होगा 12, 4 चौके कितना 16, 4 एक 4, 25 चौके कितना 100। इसका मतलब CH4 में 75% क्या होगा कार्बन और 25% क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। तो इस तरह से जो हमारे पहले सवाल का आंसर होगा ये क्या हो जाएगा 75% कार्बन और 25% क्या हो जाएगा हाइड्रोजन। आइए दूसरे सवाल। दूसरा सवाल कह रहा है कि यौगिक CH3COOH का मूलानुपाती सूत्र क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र दो प्रकार के यहाँ फॉर्मूले हमें याद रखने पड़ेंगे। तो हम यहाँ पे क्या याद रखेंगे कि जो मूलानुपाती सूत्र होता है, मूलानुपाती सूत्र ये इनटू n गुना होता है। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आणविक सूत्र के। यानी जो आणविक सूत्र होता है वो मूलानुपाती सूत्र का कितना गुना हो जाएगा n गुना। आणविक सूत्र को आप बोलते हो मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या बोलेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला। और मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर क्या बनेगा, ये बनेगा इंपेरिकल फार्मूला, इंपेरिकल फार्मूला इनटू n टाइम्स। अब ये n क्या है, तो ये n यदि हमें ये n निकालना है तो n बराबर हम लिख सकते हैं आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटे मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान। इसका मतलब ये बनेगा मॉलिक्यूलर फार्मूला मास अपॉन इंपेरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास का मतलब आणविक सूत्र का द्रव्यमान बटा क्या बनेगा मूलानुपाती सूत्र का द्रव्यमान, और इसी दोनों का जो अनुपात होगा वही हमारा क्या हो जाएगा n का वैल्यू हो जाएगा। यदि हम पीछे देखें तो हमारे पास जो यौगिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है CH3COOH। यदि आप इसे देखें तो इसे मैं लिख सकता हूँ C2, बच्चे 2 कार्बन हैं, 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, ये बनेगा H4, और ये बनेगा 2 ऑक्सीजन, ये बनेगा O2। यदि आपको इन चीज़ों से मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र समझ में नहीं आए तो आप बिल्कुल परेशान मत हो।
आणविक सूत्र का जो सबसे सरल अनुपात होता है उसी को हम बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। तो आइए हम आपको बताते हैं, जैसे यहाँ 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन है, तो इन सब का सरल अनुपात क्या होता है? वैसे अनुपात जिसे पुनः फिर से किसी भी रेशियो में भाग नहीं दिया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं सरल अनुपात। जैसे इन सारे नंबर्स में यदि आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 से डिवाइड करने पे ये वाला पार्ट बनेगा C1, ये वाला बनेगा H2, ये वाला बनेगा O, यहाँ से जो निकल के आएगा ये आएगा CH2O, और यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D। तीसरा कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द सेम नंबर ऑफ एटम्स इन 12 ग्राम मैग्नीशियम। हिंदी वाले, निम्नलिखित में से किसमें परमाणुओं की संख्या 12 ग्राम मैग्नीशियम के समान होगी? देखिए, यदि हमें परमाणुओं की संख्या बतानी है तो हम ये चेक कर लेते हैं। बच्चे 12 ग्राम मैग्नीशियम बोल रहा है, मैग्नीशियम का मोलर द्रव्यमान कितना होता है? 24। तो आप यहाँ से निकाल लें मोल्स। क्या निकाल लेंगे? मोल्स। आप मोल्स निकालें तो ये हो जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब ये कितना होगा? 0.5। ये कह रहा है कि किसके बराबर होंगे? जिसके मोल्स बराबर होंगे उसमें परमाणुओं की संख्या क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से आएंगे, देखें 12 ग्राम कार्बन है तो 12/12 ये आ जाएगा 1 मोल, गलत है। 20 ग्राम कैल्शियम है, 20/40 ये आ जाएगा 1/2, और 1/2 का मतलब ये हो जाएगा बच्चे 0.5 मोल। यहाँ 24 ग्राम कार्बन है, 24 ग्राम कार्बन का मतलब है 2 मोल, और यहाँ 40 ग्राम कैल्शियम है, 40 ग्राम कैल्शियम का मतलब होगा 1 मोल। तो जब तक नंबर ऑफ मोल्स बराबर नहीं होंगे तब तक परमाणु की संख्या कभी बराबर नहीं होगी। तो यहाँ से हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल कह रहा है कि उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl 500 ग्राम जल में घुली हुई है। तो पहले तो आप 3 फार्मूला ध्यान रखना, 3 फार्मूला में से एक सवाल फिक्स आता है। सबसे पहला कि मोलरता को डिनोट करते हैं कैपिटल M से। किसे डिनोट करते हैं? कैपिटल M से। तो M बराबर आता है N/V, लेकिन ये ध्यान रखना है V क्या होता है? लीटर में। अब इसे हिंदी वाले परेशान होंगे, मत होइए परेशान। किसी विलयन की मोलरता जो होती है वो 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मोल की संख्या होती है। इसको कैसे बोलेंगे? तो 1 लीटर विलयन में कितने मोल्स सॉल्यूट के घुले हुए हैं उसी को हम उस विलयन की मोलरता कहते हैं। दूसरा नंबर एक होता है मोललता, स्मॉल m बराबर होता है N/W, लेकिन ये ध्यान रखना है ये W कौन सी यूनिट में होगा? केजी में। यानी किसी विलयन की जो मोललता होती है वो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, वो विलायक का भार कौन से यूनिट में होना चाहिए बच्चे? केजी में होना चाहिए, उसी को हम बोलते हैं उसकी मोललता। तो सवाल हमसे क्या बोला है? कह रहा है उस विलयन की मोललता क्या होगी जिसमें 18.25 ग्राम HCl। तो पहले आप इसके मोल्स निकाल लो। तो मोल्स बराबर आएगा दिया गया द्रव्यमान 18.25 बटा HCl का मोलर द्रव्यमान होता है 36.5, क्योंकि Cl का वास्तविक द्रव्यमान कितना होगा? 35.5, और हाइड्रोजन का कितना होगा? 1। तो दोनों ऐड करके कितना होगा? 36.5। यदि तुम ध्यान से देखोगे तो ये बनेगा 1/2, और 1/2 का मतलब ये हो जाएगा 0.5 मोल। अब बच्चे जब भी हम बनाएंगे तो हमसे पूछ रहा है, ये हमसे पूछ रहा है 500 ग्राम जल। तो आप देखें ये ग्राम में दिया हुआ है, हम ग्राम को केजी में बदलने के लिए 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ से जो हमारा द्रव्यमान आएगा, भार आएगा W, ये दिया हुआ है 500 बटा ये कितना हो जाएगा? 1000, और यहाँ से ये बनेगा 0.5 kg। हमसे पूछा है उस विलयन की मोललता, तो आप निकालें स्मॉल m बराबर N/W। मोल्स कितने निकल के आए? 0.5, और भार कितना निकल के आया? 0.5। इसका मतलब ये हो जाएगा 1 मोलल। तो बच्चे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और यहाँ से हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1 मोलल हो जाएगा। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? करा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम दृश्य दिखाई देने वाली रेखाओं की श्रेणी क्या है? तो आइए बच्चे पहले हम आपको इससे पीछे 2 बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 बातें ये है कि ये बोल रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। आपको पता होगा कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से, यानी जब कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी सेल से फर्स्ट सेल में जंप करती है
तब ये होता है लाइमन्स रेज। तब ये कैसा होता है? लाइमन्स रेज। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से किसी हायर एनर्जी सेल से सेकेंड ऑर्बिट में जंप करती है, तब इसे हम बोलते हैं बामर्स रेज। क्या बोलते हैं? बामर्स रेज। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी सेल से थर्ड सेल में जंप करती है, तब इसे हम बोलते हैं पास्टन्स रेज। क्या बोलते हैं बच्चे? पास्टन्स रेज। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी सेल से फोर्थ ऑर्बिट में जंप करती है, तब उसे हम बोलते हैं ब्रैकेट। और जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर सेल से फिफ्थ में जंप करती है, तब उसे हम बोलते हैं पीफंड। और जब सिक्स्थ में जंप करती है, तब उसे बोलते हैं हम्फ्री। बट जो हमारे काम का है वो तीन ही है, एक लाइमन, बामर और तीसरा पास्टन। जब भी इससे सवाल आएंगे तो हम आपको दो बातें यहाँ पे समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। लाइमन्स रेज का जो जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी सेल से फर्स्ट सेल में जंप कर रही है, तब इसे बोलते हैं लाइमन्स रेज। और लाइमन्स रेज जो होता है ये हमेशा कौन से रीजन में होता है? यूवी रीजन में, जिसे हिंदी वाले बच्चे परावैग्नी भाग के नाम से जानते हैं। इस परावैग्नी भाग का जो तरंगदैर्घ्य होता है वो 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से कम होता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी हायर एनर्जी सेल से सेकेंड सेल में जंप करती है, तब इसे बोलते हैं बामर्स रेज। और जो बामर्स रेज होता है ये कौन से रीजन में आएगा? ये आएगा विजिबल रीजन में। ये कौन से रीजन में आएगा बच्चे? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन बोले तो दृश्य भाग, और दृश्य भाग का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में। यदि आप इसके यूनिट पे ध्यान देंगे तो ये कहीं कहीं पे आपको मिल जाएगा 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से थर्ड सेल में आके जंप करती है, तब इसे हम बोलते हैं पास्टन्स रेज। पास्टन या पास्टन के बाद वाला जो होगा, ये सब के सब आते हैं आईआर रीजन में। आईआर बोले तो इंफ्रारेड। इंफ्रारेड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अवरक्त भाग। क्या बोलते हैं? अवरक्त भाग। और इन रीजन का जो वेवलेंथ होगा वो 7000 एंगस्ट्रॉम से क्या होगा? कम। अब ऐसे सवाल को चुटकियों में करना है, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। एक मिनट। मैंने क्या बोला कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से पहले में आएगा तो लाइमन्स रेज। लाइमन्स रेज कौन से भाग में? यूवी भाग में। यूवी भाग का वेवलेंथ कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम होगा। दूसरा मैंने क्या बोला? जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी उच्च ऊर्जा स्तर से सेकेंड सेल में जंप करती है तो इसे बोलते हैं बामर्स रेज। और बामर्स रेज कौन से रीजन में आएगा? विजिबल रीजन में। विजिबल रीजन को क्या बोलते हैं? दृश्य भाग। और दृश्य भाग का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होगा? 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में, या फिर 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 400 नैनोमीटर से लेके 700 नैनोमीटर के बीच में। पास्टन या पास्टन के बाद जो भी इलेक्ट्रॉन जंप करती है वो सब के सब आईआर रीजन में आते हैं। आईआर का मतलब होता है इंफ्रारेड रीजन। और इंफ्रारेड रीजन का जो वेवलेंथ होता है वो 7000 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा होता है। तीसरा बात एक और आप ध्यान रखेंगे, हमें ये पता होगा कि डिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। इसका क्या मतलब है कि दो सेल के बीच का गैप जितना कम होगा उसका वेवलेंथ उतना ही क्या होगा? ज्यादा। इसका मतलब कि आप मान लें कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि थर्ड सेल से सेकंड सेल में जंप कर रही है तो इसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा बामर्स रेज में। मैंने क्या बोला? डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। हेलो हेलो, हाँ सॉरी, डिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। इसका क्या मतलब है कि डिस्टेंस जितना कम होगा, डिस्टेंस जितना कम होगा वेवलेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा होगी। वेवलेंथ उतनी क्या होगी? ज्यादा। तो बस आइए अब हम अपने सवाल को डिस्कस करें। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य भाग बोले तो विजिबल रीजन। क्या बोले बाबू? विजिबल रीजन। विजिबल रीजन का मतलब बामर्स रेज। विजिबल रीजन का मतलब बामर्स रेज किस पार्ट में दिखाई देगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? बामर्स रेज, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला कह रहा है 2p ऑर्बिटल्स हैव द वैल्यू। ये कह रहा है 2p ऑर्बिटल्स के पास मान है। तो आइए हम इन सवालों को समझते हैं। मैं आपको जस्ट 2 मिनट के लिए तुरंत मैं बता रहा हूं कि क्या होता है, तो आप समझें। 2p ऑर्बिटल बोला, आपसे सवाल पूछा है कि n बराबर क्या होगा, l बराबर क्या होगा। तो आइए, हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं। पहला
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं बाबू? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या। और जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो बताता है n वाले वैल्यू को। किसको बताएगा? n वाले वैल्यू को। जो सेकंड होता है वो होता है दिगंसी क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर। दिगंसी क्वांटम संख्या एजिमुथल क्वांटम नंबर को किससे डिनोट करते हैं? l से। किससे डिनोट करेंगे? l से। और m होता है, m को हम बोलते हैं चुंबकीय क्वांटम संख्या, उसे अंग्रेजी में बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट होता है हमारा चक्रण क्वांटम संख्या, जिसे हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो जनरली हमारे पास 4 क्वांटम नंबर होते हैं, n, l, m और s। बट अभी हमसे n और l पे काम हो जाएगा। मैं जो बच्चे बोल रहा हूँ वो आप ध्यान से सुन लेना। जब जब l बराबर 0 होगा तो आप मान के चलना ये s सबसेल है। क्या है बाबू? जब जब l बराबर 0 तो s सबसेल। जब जब l बराबर 1 तो आप मान के चलना ये वाला कौन सा होगा? p सबसेल। जब l का वैल्यू 2 होगा तो ये बनेगा d सबसेल। जब l का वैल्यू 3 होगा तो बनेगा f सबसेल। जब l का वैल्यू 4 होगा तो ये बन जाएगा बच्चे g सबसेल। बट हमें 4 ही सबसेल काम में लेने हैं। तो जब जब l का वैल्यू 0 तो s, l का वैल्यू 1 तो p, l का वैल्यू 2 तो d, l का वैल्यू 3 तो f, l का वैल्यू 4 तो g हो जाएगा। बच्चे पीछे जाओ, देखो आपसे पूछा 2p, n का वैल्यू 2 दिया हुआ है, p के लिए मैंने क्या बोला क्या बोला क्या बोला? l बराबर 0 तो s, l बराबर 1 तो p। देखो l बराबर 1 कहाँ है बच्चे? l बराबर 0 पहला गलत है, l बराबर 1 ये वाला सही है क्योंकि n बराबर 2, l बराबर 1, l बराबर 2 गलत है, l बराबर 2 गलत है। बात समझ में आई क्या? हेलो हेलो हेलो, बात समझ में आई क्या आप लोग को? मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होगी। चलिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और हमारा अगला सवाल ये है, करो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल और रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। इसका क्या मतलब है? तो जब भी हम लोग क्वांटम नंबर पढ़ते हैं तो वहां से जनरेट होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। और बाउ ने बोला कि इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर एनर्जी सेल से हायर एनर्जी सेल की तरफ फिल होते हैं। इसका मतलब कि बाउ के सिद्धांत के अनुसार या बाउस के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर की तरफ फिल करते हैं। जैसे 2s और 2p में पहले इलेक्ट्रॉन 2s में जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन 2p में जाता है। दूसरे अबाव के बाद आए हुंस। हुंस ने क्या बोला कि एक सेल के, एक सब सेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, वो भी ऑपोजिट स्पिन में। तीसरा पाउली का अपवर्जन सिद्धांत क्या बोला? पाउली का अपवर्जन सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि एक सबसेल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उन 2 इलेक्ट्रॉनों का चारों क्वांटम नंबर सेम कभी भी नहीं हो सकता है। 3 हो सकता है सेम, लेकिन चौथा कभी भी सेम नहीं हो सकता है। तो ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल रूल्स स्टेट दैट द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द सबसेल दैट हैज द लीस्ट एनर्जी। तो बाबू आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ये बात किसने बोला था? ऑबाउज ने बोला था। किसने बोला था? ऑबाउज ने। अगला सवाल, करेक्ट द नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Fe+2, एटॉमिक नंबर दिया हुआ है 26। तो बच्चे मैंने आपको 2 बातें बताया, या तो एटॉमिक नंबर देके आपसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछेगा या फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देके आपसे एटॉमिक नंबर पूछेगा। तो इन सारे सवालों के लिए बस मैं 2 मिनट आपका टाइम लूँगा। और जब भी यदि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो बस आप 2 मिनट में यहाँ से सीख लेंगे। हमें क्या याद रखना है? स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। मैं जितनी भी बात लिख रहा हूं उसको 2 बार रिपीट करना है। मैंने क्या बोला फिर से सुनेंगे, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल। ये बनेगा दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ये बनेगा फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल। बच्चे याद हो जाएगा आपको, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली। आपको लगेगा कि सर क्वेश्चन बताने आए आप क्या कर रहे हो? भाई बेशक 2-3 नंबर तो फिक्स है। मैं जो बोल रहा हूँ हमारी बात को ध्यान से सुन लेना। एस में जो शुरुआत करनी है वो 1 से करनी है। कितने से करनी है? 1 से। इसका मतलब ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला 1s, ये वाला 2, ये वाला 3, ये वाला 4, ये वाला 5, ये वाला 6, ये वाला 7 और ये वाला क्या हो जाएगा? 8।
पी में जो शुरुआत करनी है वो 1 से करनी है। कितने से करनी है? 1 से करनी है। ये सॉरी, पी में शुरुआत 2 से करनी है, तो ये वाला कितना बनेगा 2p, ये वाला कितना 3p, ये वाला कितना 4p, ये वाला कितना 5p, अरे भाई साहब 5p, ये वाला कितना 6p, और ये वाला कितना 7p। डी में शुरुआत 3 से करनी है। कितनी से करनी है? 3 से करनी है बाबू। तो ये वाला होगा 3, ये वाला होगा 4, ये वाला होगा 5, और ये वाला हो जाएगा 6, और बाकी जो एफ बच गए उसमें आपको 4 से शुरुआत करनी है। तो ये वाला क्या होगा 4, और ये वाला क्या हो जाएगा 5। तो इस तरीके से ये हमारे टोटल 118 एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या ध्यान रखनी है मैं बता रहा हूँ। जो एस में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है वो 2 होती है। कितनी होती है बच्चे? 2 होती है। जो पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है वो 6 होती है। जो डी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है वो 10 होती है, और जो एफ में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करती है वो 14। तो आप क्या करेंगे, जो मैंने पीछे दिया उसी वैल्यू को यहाँ पे चिपका देंगे। तो एस में कितना होगा 2, फिर 2, पी में 6, एस में 2, पी में 6, एस में 2 हो जाएगा। फिर डी में 10, पी में 6, एस में 2, डी में 10, पी में 6, एस में 2। एफ में कितना 14, डी में कितना 10, पी में कितना 6, एस में कितना 2, एफ में कितना 14, डी में कितना 10, पी में कितना 6, और एस में कितना हो जाएगा 2। ये हमारे काम के नहीं है बच्चे, क्योंकि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीरियड्स होते हैं वो 7 तक ही होते हैं। तो आइए हम आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका पूछा था, तो भाई साहब हमसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है Fe+2 का। तो Fe+2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताने से पहले हम Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। क्या बताएंगे? Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे। तो आइए, एटॉमिक नंबर कितना दिया 26। आप ये समझें, मैंने आपको बहुत सारे पैसे दिए, पैसे सिक्के आपको खर्च करना है। ये बोल रहा है कि आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है, आप ऊपर से काउंट करें, जहाँ पे 26 आएगा अपन वहाँ से छोड़ के आ जाएंगे। ये होगा 2 और 2 4, 6 और 4 10, 10 2 12, 12 6 18, 2 20, और ये वाला देखो बेटा 10 हो रहा है, हमें 26 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम जो डी में 10 हो रहा है उसमें से मात्र 6 लेंगे। कितने लेंगे? 6 लेंगे, और उन 6 को जब हम लिखेंगे तो ये हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आर्गन। क्या लिखा जाएगा? आर्गन। ये बनेगा 4s2, ये बनेगा 3d6। हमसे पूछा था नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स रिटेन, इसका मतलब डी में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें ये बताने हैं बाबू। तो डी में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। कितना हो जाएगा? 6। यहाँ से 2 बातें आप ध्यान रखना। कभी कभी आपसे क्या पूछता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे पूछ देता है कि ये एटॉमिक नंबर कौन से। तो जिस भी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है वही उसका ब्लॉक होगा। इसका क्या मतलब है सर? यदि लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सब सेल में एंटर कर रहा है तो वो एलिमेंट 100% एस ब्लॉक का होगा। कहाँ का होगा? 100% एस ब्लॉक का होगा। यदि किसी एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में एंटर कर रहा है तो वो एलिमेंट 100% पी ब्लॉक का होगा। डी में एंटर करेगा तो डी ब्लॉक का होगा, और एफ में एंटर करेगा तो एफ ब्लॉक का हो जाएगा। आइए हमारे अगले सवाल की तरफ। हमसे पूछा गया है what will be the wavelength of the ball of mass 0.1 kg moving with velocity 10 मीटर पर सेकेंड। जब भी ऐसे सवाल आपसे दें तो आप पहला काम, मैं जो बोल रहा हूँ थोड़ा सा समय लग रहा है बाबू, परेशान मत होइएगा, मैं आपको 100% देकर जाऊंगा कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। ऐसे सवाल जब भी आपको मिलें तो आप 2 बातें ध्यान रखना। वेवलेंथ का ऑप्शन यदि मीटर, हिंदी वाले तरंगदैर्घ्य का इकाई यदि मीटर में दिया हुआ है तो यूनिट का आप ध्यान रखना। मास द्रव्यमान हमेशा केजी में होना चाहिए, और वेलोसिटी मतलब वेग जो होगा वो हमेशा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। एग्जामिनर बहुत चतुर आदमी है, बहुत चालाक है, वो या तो ग्राम में दे देगा द्रव्यमान या मास को, नहीं तो वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड के बजाय पे वो सेंटीमीटर पर सेकंड में दे देगा। तो वहां पे बुद्धि लगा के, क्या करके? बुद्धि लगा के पहले आप, मैं जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लेना। लैम्डा यदि मीटर में निकालना है तो मास कहाँ होना चाहिए? केजी में, और जो वेलोसिटी होगा वो कहाँ होना चाहिए बाबू? मीटर पर सेकंड में। कहाँ होना चाहिए? मीटर पर सेकंड में। आइए हम तुरंत बनाते हैं। करे कहता है व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ बॉल। देखिए बाबू, मास कितना दिया हुआ है? m। भाई साहब मास दिया हुआ है 0.1 kg।
बोला है वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड ये वेलोसिटी होगा। तो आइए मैं एक अच्छा पेज लेता हूँ आपके लिए। लैम्डा बराबर फार्मूला होता है h अपॉन m इंटू वी। h का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10 का पावर -34, ये वाला वैल्यू होता है जूल सेकेंड अपॉन मास। मैंने बोला केजी में रखना, मास कहाँ रखेंगे आप, केजी में रखेंगे। तो पीछे सवाल में देखिए मास कितना दिया 0.1, वेलोसिटी कितना दिया 10, तो ये बनेगा 0.1 केजी इंटू ये वाला कितना बनेगा 10, ये बनेगा मीटर पर सेकंड। बच्चे ध्यान से देखें, ये सेकंड नीचे में है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा सेकंड इनवर्स। इस डेसिमल को हटाएं, ऊपर जाके ये 10 बन जाएगा, ये वाला 10 से ये वाला 10 नानी घर। कहाँ जाएगा बच्चे, नानी घर। इसका मतलब ये वाला क्या बनेगा, ये बनेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ये बनेगा जूल। एक सेकंड ऊपर में है, एक नीचे से ऊपर जाएगा, ये बनेगा सेकंड इनवर्स अपॉन नीचे में हो जाएगा 1, यूनिट बनेगा केजी इंटू मीटर में। बच्चे बार बार आपको कह रहा हूँ, एग्जामिनर होशियार है तो ये आपको बेवकूफ़ बना देगा और आप बन भी जाएंगे। लैम्डा निकालने के लिए जो मास होगा वो हमेशा केजी में होना चाहिए और वेलोसिटी हमेशा मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तभी लैम्डा का वैल्यू मीटर में आएगा, वरना मीटर में। कुछ लोग क्या करते हैं, वैल्यू बताते हैं, अरे पागलों वैल्यू से नहीं होता है, यूनिट का भी कुछ रोल होता है। चलिए तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। ये वाला कितना होगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 1 जूल बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इंटू, बच्चे यहाँ क्या दिया हुआ है सेकंड स्क्वायर अपॉन नीचे में क्या हो जाएगा केजी इंटू मीटर। केजी से केजी खत्म, 1 मीटर से 1 मीटर खत्म, सेकंड इनवर्स से सेकंड। ओए होए 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 होए, इसका मतलब 6.626 इंटू 10⁻⁻34 मीटर। बच्चे देखे कहाँ पे ऑप्शन है 6.626 इंटू 10⁻⁻34, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए हमारे अगले सवाल के लिए। अगला सवाल कह रहा है कि द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो बच्चे जस्ट अभी 1-2 सवाल इस टाइप के और आपको मिलेंगे, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस 2 मिनट आपके लिए बस यहाँ पे समर्पित करता हूँ। हमारे पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं जिसमें एक होता है एस ब्लॉक। क्या होता है एस ब्लॉक। अरे एक बच्चा कह रहा है कि सर कलर कलर कलर, पिंक विंक लड़कियों का पसंद होता है भाई, लो मैंने मिटा दिया। आओ, तो मैंने क्या बोला, हमारे पास टोटल पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, जिसमें एक होता है एस ब्लॉक, दूसरा होता है पी ब्लॉक, तीसरा होता है डी ब्लॉक, चौथा होता है एफ ब्लॉक। बस अपन काम तुरंत तुरंत करके निकालते हैं। जो एस ब्लॉक का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चे, वो होता है NS1 से 2 तक। कहाँ होता है बच्चे, NS1 से 2 तक। जो P ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 NP1 से लेके 6 तक। कहाँ तक होता है, NS2 NP1 से लेके 6 तक। जो D ब्लॉक का कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है NS2 N-1 इंटू डी। क्या होता है बच्चे, NS2 N-1 इंटू डी, और 1 से कहाँ तक हो जाएगा 10 तक हो जाएगा। F ब्लॉक का क्या होता है, तो F ब्लॉक का होता है NS2 N-1 इंटू डी, 1 से 10 तक, फिर NF हो जाएगा। बट हमसे D ब्लॉक का पूछा है, तो S का क्या ध्यान रखेंगे NS1 से 2 तक, P का क्या ध्यान रखेंगे NS2 NP1 से 6 तक, D का क्या ध्यान रखेंगे NS2 N-1 इंटू डी टू दी पावर 1 से कहाँ तक 10 तक। समटाइम्स किसी किसी केस में S में 0 हो जाते हैं, तो वो एक एक्सेप्शनल केस है, तो अपन को अभी वहाँ पे नहीं जाना है, वो क्लास के डिस्कशन का टाइम है, वो हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आइए, हमसे पूछा द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो हमसे डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या पूछेगा, तो परफेक्ट आंसर इसका क्या होगा NS0 से 2 N-1 इंटू डी टू दी पावर 1 से 10 तक। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आइए अगले सवाल की ओर। अगला क्या कर रहा है, कह रहा है कि आउट ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आप पढ़ो, देखो क्या कह रहा है।
कह रहा है फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन में किस तत्व की ऋणात्मक इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी सबसे अधिक है। तो बच्चे दो सवाल यहाँ पे बनते हैं। एक बनता है किसी परमाणु से जब आप इलेक्ट्रॉन छीनते हो तब, और एक बनता है किसी परमाणु में जब आप इलेक्ट्रॉन भेजते हो तब। तो किसी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, सॉरी आयोनाइजेशन एंथैल्पी या आयनन एंथैल्पी। सॉरी, मैंने क्या बोला, किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं आयनन एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, आयनन एंथैल्पी। और एक इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कोश में भेजने में जितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। तो ये कह रहा है कि सबसे आसानी से किस में इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। तो बच्चे इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। और इसका ऑप्शन नंबर डी मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, Cl। क्या हो जाएगा, Cl। चलिए अगला कह रहा है कि मुख्य स्तर n बराबर 4 के लिए उप कोषों का ऊर्जा स्तर का क्रम होगा। आइए मैं इसे अंग्रेजी में बताता हूँ क्या कह रहा है। कह रहा है फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल, यानी हमें 4 क्वांटम में से एक क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू दिया हुआ है। कह रहा है n बराबर 4 है। द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इन द ऑर्डर ऑफ। बच्चे हमें पता है, मैं भर भर के आपको बताया, क्या बताया, कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन जंप करती है वो n बराबर सॉरी सबसे पहले यदि हम इलेक्ट्रॉन की बात, आइए बच्चे करें कि फॉर अ गिवन प्रिंसिपल लेवल n बराबर 4 द एनर्जी लेवल ऑफ इट्स सबसेल इन द ऑर्डर। करें इस ऑर्डर में किस में सबसे पहले, तो S की एनर्जी सबसे कम होती है। S की एनर्जी सबसे कम होती है। पहले कहाँ जाएगा, S में, फिर कहाँ जाएगा, P में, फिर कहाँ जाएगा, D में, फिर कहाँ जाएगा, F में। तो F की एनर्जी सबसे ज़्यादा, फिर D की, फिर P की, फिर S की। ऐसे वाला देख लो आप कहाँ है, F का सबसे ज़्यादा, फिर D का, हाँ पहले F का, फिर D का, फिर P का, फिर S का। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चे, 1 हो जाएगा। यानी S की एनर्जी सबसे कम होती है, फिर किसकी, P की, फिर किसकी, D की, फिर किसकी, F की होती है। चलिए अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग सेटाइन्स रिप्रेजेंट द कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। यहाँ पे हम आपको दो बातें रोकना चाहते हैं। दो बातें क्या है कि हमारे पास कुछ केमिकल स्पीसीज होती है, हम उनको कैटेगराइज करते हैं। कैटेगराइज मतलब जैसे कि कुछ लोग जानते होंगे कि आइसोटॉप्स होता है। आइसोटॉप्स को हिंदी में हम बोलते हैं समस्थानिक। मैंने क्या बोला, मैंने बोला आइसोटॉप्स को आप क्या बोलते हो, समस्थानिक। क्या बोलते हो, समस्थानिक। समस्थानिक क्या है, समस्थानिक वैसे रासायनिक घटक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं। समस्थानिक वैसे रासायनिक घटक होते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, समस्थानिक। अंग्रेजी में उसे क्या बोलते हो आप, आइसोटॉप्स। दूसरा टर्म होता है जिसे हम बोलते हैं आइसोबार। क्या बोलते हैं, आइसोबार। आइसोबार को आप बोलते हो समभारिक। क्या बोलते हो बाबू, समभारिक। इसमें क्या होगा, इसमें कह रहा है कि परमाणु संख्या तो अलग अलग होंगे, यानी एटॉमिक नंबर अलग अलग होगा, लेकिन मास नंबर क्या होगा, सेम। ऐसे स्पीसीज या ऐसे घटक को आप क्या बोलते हो, समभारिक। अगला होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और आपसे सवाल यहीं से पूछा है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है वैसे आयंस या वैसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है उन्हें क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो आइए बच्चे हम अपने सवाल को लगाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर फ्लोरीन कितना दिया हुआ है, 9। क्लोरीन का कितना दिया हुआ है, 17। सोडियम का कितना दिया हुआ है, 11। मैग्नीशियम का कितना दिया हुआ है, 12। एल्युमिनियम का कितना दिया हुआ है, 13। पोटासियम का कितना दिया हुआ है, 19। कैल्शियम का कितना है, 40। स्कैंडियम का कितना है, 21। तो आओ आपको चेक करना पड़ेगा। आप यहाँ पे दो बातें ध्यान रखना, जब किसी के ऊपर प्लस आता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है। क्या बोले बच्चे, जब किसी के ऊपर प्लस का चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या घट जाती है, जब किसी के ऊपर माइनस का चार्ज आता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है। इसका मतलब पोटासियम के पास 19 था, 19 में से एक गया, 18 बचा। कितना बचा, 18।
18, तो इसके लिए कितना हो जाएगा 18। कैल्शियम में 20 होता है, 20 में से 2 गया तो ये बचेगा 18। स्कैंडियम का 21 होता है, 21 में से 3 गया तो ये भी बचेगा 18। क्लोरीन का बच्चे 17 होता है, 17 में एक आ जाएगा, ये आ जाएगा 18। लो तुम्हारे पहले ऑप्शन सही हैं। मैंने क्या बोला, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो घटक होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें आप क्या बोलोगे बच्चे, उन्हें आप बोलोगे सम इलेक्ट्रॉनिक या फिर आइसो इलेक्ट्रॉनिक। चलिए हमारा अगला सवाल, अगला सवाल फिर वही हिंदी वाले हैं, तो अब बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं बाइलिंगुअल आपको पढ़ा दे रहा हूँ। करें निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रॉन मैंने अभी दोनों बात बोला, आप बिल्कुल परेशान मत होना। अगला करा, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज अ लीनियर शेप। अब बच्चे दो बातें ध्यान से सुन लेना, यहाँ पे कुछ लोग गलतियां करते हैं। गलतियां करने से पहले आपको क्या है, तो केमिकल बॉन्डिंग में एक चैप्टर होता है, केमिकल बॉन्डिंग एक चैप्टर है जिसमें एक टॉपिक होती है हाइब्रिडाइजेशन, हिंदी में उसे बोलते हैं प्रसंकरण। क्या बोलते हैं, प्रसंकरण। तो पहले तो आप बच्चे दो बातें समझ लो, एक होता है ज्योमेट्री, एक क्या होता है ज्योमेट्री, और दूसरा होता है हमारे पास शेप। अब कुछ लोग कहते हैं ये दोनों सेम होता है, भाई साहब ये दोनों अलग अलग होता है। ज्योमेट्री वो चीज़ होती है जो किसी भी मॉलिक्यूल्स में, जो किसी भी अणु में प्रसंकरण या हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है। यदि उन हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर है, उन लोन पेयर की वजह से वो मॉलिक्यूल्स शेप डिजाइन करता है, यानी वो मॉलिक्यूल्स एक नए आकार बनाती है, और उन्हीं आकार को आप क्या बोलते हो, शेप बोलते हो। तो जो हाइब्रिडाइजेशन से निकाली जाती है उसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री। और यदि हाइब्रिडाइजेशन में कोई लोन पेयर आ गया तो हम उसकी ज्योमेट्री नहीं, हम उसकी क्या बताते हैं बच्चे, शेप बताते हैं। तीसरा बात, यदि लोन पेयर जितना ज्यादा होगा तो उस अणु में जो दो बॉन्ड के बीच का कोण होता है वो कोण उतना ही कम हो जाएगा। तो आइए 2 मिनट में हम आपको हाइब्रिडाइजेशन का कुछ आइडिया दे रहा हूं। आइए आइए हाइब्रिडाइजेशन में हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी कि एक तरफ हम लिख रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स, क्या लिख रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन के बाद हम इसके लिखेंगे ज्योमेट्री, क्या लिखेंगे। कोई लोग जीईओ का मतलब ज्योग्राफी नहीं पढ़ेंगे, जीईओ का मतलब ज्योमेट्री होता है। और इन ज्योमेट्री के बाद आपको क्या बताना पड़ेगा, बॉन्ड एंगल, और यदि इसके पास कोई लोन पेयर होगा तो उसके बेस पे ये क्या बताएंगे, शेप। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक होता है एसपी, और एसपी के लिए जो ज्योमेट्री होती है ये होती है लीनियर। क्या होती है, ये होती है लीनियर बच्चे, सॉरी, लीनियर को आप हिंदी में बोलते हैं रैखिक। क्या बोलते हैं, रैखिक। और यहाँ का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 100, बॉन्ड एंगल को हिंदी में आप बोलते हो आबंध कोण। क्या बोलते हो, आबंध कोण। दूसरा होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होता है बाबू, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री बनती है ये बनती है त्रिकोणीय समतल। क्या बनती है, त्रिकोणीय समतल। इसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा ये कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। कितने का होगा, 120 या 120 डिग्री का होगा। यदि हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा, sp3। क्या आ जाएगा, sp3। तो sp3 में जो इसकी ज्यामिति होती है वो चतुष्फलकीय होती है बच्चे। क्या होती है, चतुष्फलकीय। चतुष्फलकीय को हिंदी में आप क्या बोलते हो, सॉरी, चतुष्फलकीय को अंग्रेजी में आप क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल। क्या बोलते हो, टेट्राहेड्रल। क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल या चतुष्फलकीय है। यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये होता है 109 डिग्री 28 मिनट, या 109.5 डिग्री, या 109.4 डिग्री। अगला हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3d। क्या होता है, sp3d। और sp3d में जो ज्योमेट्री होती है ये होती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या होती है, ट्राइगोनल। एक ट्रायंगल होगा, एक ट्रायंगल से ऊपर और एक ट्रायंगल से नीचे। जो दो ट्राइगोनल बाइप्लेनर, जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है उसे हम बोलते हैं त्रिकोणीय द्विशंकुनुमा या त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है, तो ट्रायंगल का जो बॉन्ड एंगल होगा बच्चे वो होगा 120 डिग्री, और जो बॉन्ड एंगल ऊपर और नीचे की तरफ होगा वो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में जो ज्योमेट्री आती है ये आती है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या आती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्या आती है,
ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल आएंगे वो कितने के आएंगे, 120 डिग्री के, और कितने आएंगे, 180 डिग्री के आएंगे। अगला जो लास्ट वाला होता है वो होता है sp3d2। क्या होता है, sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। क्या होती है, ऑक्टाहेड्रल। और इन ऑक्टाहेड्रल को हिंदी में हम बोलते हैं अष्टफलकीय। क्या बोलते हैं बच्चे, अष्टफलकीय। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है ये 90 डिग्री और कितने का होता है, 180 डिग्री का। तो आप कहेंगे सर मुझे इतना याद रखना पड़ेगा। भाई बिल्कुल इतना याद नहीं रखना पड़ेगा, मैं दो बोल रहा हूँ, आप दो याद रख लेना, मेरा काम हो जाएगा। एक तो सबका पप्पा sp3। क्या बोला मैंने, एक तो सबका बाप कौन रहा, याद रखना है, sp3। sp3 में ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल या फिर क्या बोलते हो चतुष्फलकीय, और बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्री 28 मिनट। अब कुछ लोग कहेंगे ए सर ये क्या होता है, मेरे को बता दो। तो आइए हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स रख रहे हैं, आप वो समझिएगा। हमारे पास एग्जांपल्स है CH4 का, हमारे पास एग्जांपल्स है NH3 का, और हमारे पास एग्जांपल है H2O का। इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम होती है बच्चे। CH4 का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही होता है, NH3 का sp3 ही होता है, H2O का भी sp3 ही होता है। बट ध्यान रहे कि मैंने बोला ज्योमेट्री उसे ही बोलते हैं जिसमें कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं होता है। तो जब आप CH4 का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं आता है, इसलिए ये वाला जो होगा ये परफेक्ट टेट्रा, मेरा वर्ड समझना, परफेक्ट टेट्राहेड्रल मतलब इधर उधर कुछ भी नहीं होगा, परफेक्ट टेट्राहेड्रल होगा। और इन परफेक्ट टेट्राहेड्रल में जो बॉन्ड एंगल होगा ये 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री या फिर 109.4 डिग्री हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी। NH3 मैंने अभी जस्ट बोला क्या, इस पूरे चैप्टर के अंदर जो VSEPR होता है, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, जिसे हम कहते हैं संयोजी कक्ष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, इसमें सारा खेल, सारा थोबरा जो मॉलिक्यूल्स का बिगाड़ता है वो बिगाड़ता है लोन पेयर। क्या बिगाड़ता है, लोन पेयर। तो आप देखें यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये कह रहा है कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 होगा लेकिन ज्योमेट्री sp3 नहीं होगा, क्योंकि लोन पेयर की वजह से ज्योमेट्री नहीं, ज्योमेट्री की जगह पे शेप होती है। तो जो इसका शेप होता है ये होता है ट्राइगोनल पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। इसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय पिरामिडी। क्या बोलते हैं, त्रिकोणीय पिरामिडी, या कहीं कहीं पे त्रिकोणीय शंकुनुमा लिखा हुआ मिलेगा। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी ये कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, सॉरी, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। ज्योमेट्री के जगह पे हम शेप की बात करेंगे, और जो शेप, जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होनी चाहिए वो लोन पेयर की वजह से ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाता है। और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो एक लोन पेयर की वजह से कितना हो जाता है, 107 डिग्री लगभग हो जाता है। बच्चे एग्जैक्ट मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये जितने भी बॉन्ड एंगल की बातें होती है वो लगभग लगभग ही होती है। H2O में आप देखेंगे तो H2O का हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है, लेकिन इसके पास दो दो लोन पेयर होते हैं। तो सर कहोगे माथा खराब, एक लोन पेयर हो गया तो ज्योमेट्री बदल गई, तो दो होगा तो अरे भाई बदल ही जाती है। तो जो H2O का जो शेप होता है, शेप वो या तो बेंट होता है, नहीं तो कुछ लोग इसी को प्यार से क्या बुलाते हैं, एंगुलर, नहीं तो इसी को कुछ लोग कहते हैं कि भैया ये भी शेप्ड है। क्या क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में 3 है, जब लोन पेयर नहीं होगा तो टेट्राहेड्रल, जब एक लोन पेयर होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर, जब दो लोन पेयर हो जाएगा तो या तो बेंट होगा, नहीं तो एंगुलर होगा, नहीं तो भी शेप्ड होगा। कितना होगा, बेंट होगा, एंगुलर होगा, नहीं तो भी शेप्ड होगा। और इसका जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का होता है। कितने का होता है, 104.5 डिग्री का। आइए हम अपने सवाल पे आते हैं। तो हमारा सवाल क्या कह रहा है, इधर देखें।
हमारा सवाल कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैज लीनियर शेप। लीनियर शेप का मतलब है कि ये कौन से सीधी लाइन में दिखाई देता है। अब बच्चे ये तो चेक करना पड़ेगा हमें। अरे सबसे पहला दिख गया BeCl2, तो ये बनाना है Be, ये बनाना है Cl, ये बनाना है Cl। तो यहाँ से हम इसे क्या बोलते हैं, BeCl2। क्या बोलते हैं, BeCl2। और इस दोनों के बीच में जो बॉन्ड एंगल बनेगा वो कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का। और ये दिखेगा कैसे, तो ये दिखेगा लीनियर, रैखिक की तरह, ऐसे सीधे सीधे लाइन की तरह। चलिए हमारा अगला सवाल। अगला सवाल भाई ये वाला आप स्क्रीनशॉट ले लेना। जो लोग लिख रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिख रहे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। हमसे पूछ रहा है कि द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट। अब ले माथा खराब, ये डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो बिल्कुल आप परेशान मत हो। डाइपोल मोमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। ये कुछ नहीं है, जैसा आपको फिजिक्स में टीचर ने वेक्टर सिखाया होगा, सारा खेल वैसे ही है। अब कुछ लोग कहेंगे सर ये कैसे है, अरे यार 2 मिनट देख ले इधर, पगलो कहीं को। इधर देखो, इधर आप मान लो हमारे पास दो एक्सिस है, एक है x और एक क्या है y। आप मान लो यार, कुछ भी मान लो, इस पे जा रहा है कोई x वेक्टर और इस पे जा रहा है कोई y, मतलब सदिश बोलते हैं यार इसे। क्या बोलते हैं, एक क्या है x सदिश और एक क्या है y सदिश। तो पीछे से करे सर, अरे भाई लो ना यार नोटेशन, x पे भी तीर होगा और y पे भी तीर होगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझना। एक चीज, एक पिंड कोई है जो एक वस्तु है, वो x की तरफ भी जाना चाह रहा है और वो y की तरफ भी जाना चाह रहा है, और एक ही टाइम पर वो ना x की तरफ जाएगा ना y की तरफ जाएगा, वो इस दोनों के बीच से जाएगा, और इसी को तुम बोलते हो म्यू नेट। अरे हाँ या ना, अरे फिजिक्स वाले सर से पढ़ लेना यार म्यू नेट। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, डाइपोल मोमेंट को हम क्या बोलते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप यही समझ लो, तुम्हारे लिए जो ज़रूरत का है कि जो AB2 टाइप के अणु होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं, इन AB2 टाइप के मॉलिक्यूल्स का डाइपोल मोमेंट हमेशा हमेशा ज़ीरो, बाबा जी का ठुल्लू क्या बोला, हमेशा हमेशा ज़ीरो होती है। यानी AB2 टाइप के अणु का जो डाइपोल मोमेंट होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये क्या होती है, ज़ीरो होती है बच्चे। क्या होती है, ज़ीरो। आइए आइए, तो ये कह रहा है कि द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट, भाई याद कर लेना, AB2 टाइप के अणु का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। इसका यूनिट जो होता है वो डिबाई होता है, डिबाइन। क्या होता है, इसका यूनिट होता है डिबाई, जिसे अंग्रेजी में आप बोलते हो DEBYE, और इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। एक और आप रख लेना, H2O का जो डाइपोल मोमेंट होता है वो 1.85 डिबाई होता है। इसका क्या मतलब है, H2O का जो द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो 1.85 डिबाई होगा। डिबाई में हमेशा कैपिटल D लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, डिबाई में हमेशा कैपिटल D लिखा जाता है बच्चे। अगला कर रहा है कि द नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड इन मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजीन। अरे भाई साहब, हम जब भी क्लास में पढ़ाते हैं ना बाबू, तो रेजोनेंस में पहले यही बात पूछते हैं कि बेंजीन में कितने सिग्मा और कितने पाए। ये तो दूध पीने वाले बच्चे के सवाल हो गई यार। अब ये नहीं पढ़ा, ये नहीं बना पाओगे तो फिर क्यों केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। चलो आओ देखते हैं। तो आप मान लो ये हमारे पास भाई साहब एक बेंजीन है, ये कैसा दिखा, बेंजीन दिखा। तो आपको दिख रहा होगा एक वाला सिग्मा, दो वाला सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 6 सिग्मा, अरे हाँ या ना। और अंदर वाला एक पाई, ये वाला दो, ये वाला 3। तो भाई पहले तो देख लो, ये 3 पाई इसी में है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ध्यान से सुनना दोस्तों, कुछ लोगों को लगता है कि 12 सिग्मा 6 पाई होती है। आप माने पार्शियली इसमें पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन होता है, लेकिन जो फाइनली जो कंप्लीट चार्ज होती है, जो कंप्लीट बॉन्ड्स होते हैं, वो मात्र 3 ही पाई बॉन्ड्स होते हैं। कितने पाई बॉन्ड्स होते हैं, 3। तो आज हर बच्चा को याद हो जाना चाहिए कि बेंजीन के अंदर 12 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड होते हैं। तो आधे से ज़्यादा तो मूर्खों कह रहे हैं कि सर इसमें तो 6 ही दिख रहा है। अरे भाई साहब, एक हाइड्रोजन यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा, एक यहाँ। अरे दोस्त तो देख लो, देख लो, अरे देखो तो सही, देखो 12 सिग्मा और कितने आ जाएंगे, 3 पाई आ जाएंगे, और आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चे। क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आइए,
अच्छा, करा विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड स्ट्रेंथ। करा निम्न में से कौन आबंध प्रबलता का सही क्रम है। तो बच्चे धनात्मक चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसकी आबंध की प्रबलता उतनी ज़्यादा होगी। इसका मतलब धनात्मक चार्ज जितना ज़्यादा, ऋणात्मक चार्ज जितना कम, उसकी प्रबलता उतनी क्या होगी, ज़्यादा। हम आपसे सवाल पूछें +3 +2 में कौन बड़ा, अरे +3 का चार्ज ज़्यादा है तो +3 का जो आबंध, क्या बोला भाई, आबंध प्रबलता, ये क्या होगा, ज़्यादा, और क्या होगा, कम। तो देखो +2 के बाद 1 बोल रहा है, अरे ठीक है, +2 के बाद +1, अरे अरे रे 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 अरे रे रे रे, ये देखो गलत है। आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। क्योंकि देखो बच्चे यहाँ पे ओ 2- लिखा है, सिर्फ ऑक्सीजन की बात किया, ऑक्सीजन गैस की बात नहीं किया है। तो सर अंदर क्या है, एक है तो परमाणु या एटम, और एक से ज़्यादा है तभी वो गैसेस फॉर्म में जाएगा, जिसे मॉलिक्यूल्स के टर्म में आप रिलेट करते हो। तो हिंदी वाले भी ऑप्शन नंबर बी, और अंग्रेजी वाले भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए चलिए आइए, आपसे पूछा है कि द बॉन्ड एंगल ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री आर, कर पंच फलकीय द्विपिरामिडी ज्यामिति में आबंध कोण क्या होगा। तो पीछे कहेंगे कि सर आपने तो बोला नहीं, भाई देख लो मेरा क्या है। पेंटागोनल बाई पिरामिडल का मतलब है 5 बॉन्ड तो बीच से बन रहे होंगे, और 2 बॉन्ड, एक ऊपर बनेंगे और एक कितने बनेंगे, नीचे। इसका मतलब है कि टोटल जो नंबर ऑफ बॉन्ड्स होंगे वो 5 और 2 7 हो जाएंगे। और 7 बॉन्ड्स के लिए जो हाइब्रिडाइजेशन यूज़ की जाती है वो तो sp3d ही होगा। कौन हो जाएगा, sp3d ही होगा। अब सवाल ये है कि इन sp3d में बॉन्ड एंगल कितना होता है। तो आप तो देख लो, कराएंगे द बॉन्ड एंगल ऑफ पेंटागोनल बाई पिरामिडल। पहले आप ये पेंटागोनल बना लो, और ये हमारे पास एक पेंटागन हो गया, इसके बीच में कोई एक एटम होगा, ये 1, ये 2, ये 3, ये लो 4, ये लो 5। तो भाई साहब ये तो 90 पे होंगे। अब एक इसके कहाँ होगा, ऊपर, और एक इसके कहाँ हो जाएगा, नीचे। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री और 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला सवाल। अब कुछ लोग कहेंगे सर 72 क्यों नहीं होगा। भाई साहब 72 तब होता है जब 90 से छोटा हो, और उसके मतलब 90 से कम हो, और वहाँ पे कोई लोन पेयर हो। तो यहाँ कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो इसलिए हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, 120 डिग्री और 90 डिग्री हो जाएगा। चलिए अगला सवाल कह रहा है, फॉर द प्रोसेस टू अकर्स अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट कंडीशन इज। तो आए मैं 2 मिनट में थर्मोडायनामिक्स के कुछ चीज़ें चमकाता हूँ, आपको ध्यान से सुन लेना। पहले तो सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो देवियों सज्जनों सिस्टम 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है ओपन सिस्टम जिसे हम बोलते हैं खुला निकाय, एक होता है क्लोज सिस्टम जिसे हम बोलते हैं बंद निकाय, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम जिसे हम बोलते हैं विलगित निकाय। ओपन सिस्टम में, खुला निकाय में उष्मा और पदार्थ दोनों यानी हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है, तो ओपन सिस्टम। जब हीट का ट्रांसफर होता है, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है, तो क्लोज सिस्टम। जब हीट और मैटर दोनों का ट्रांसफर नहीं होता है तो आइसोलेटेड। हिंदी वाले सुन लो, जब उष्मा और पदार्थ का स्थानांतरण होता है परिवेश के साथ, किसके साथ, परिवेश के साथ, तब उसे क्या बोलते हो, खुला निकाय। जब सिर्फ उष्मा का स्थानांतरण होता है परिवेश के साथ, पदार्थ का कोई स्थानांतरण नहीं होता है, तब उसे बोलते हो क्लोज सिस्टम। और जब पदार्थ या उष्मा दोनों में से किसी का स्थानांतरण परिवेश के साथ नहीं होता है, तब उसे क्या बोलते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। तो 1-2 सवाल तो यहाँ से बन सकते हैं बनने के लिए, FYQ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन, जब कभी उसे बनाना पड़े तो बना लेगा, पागल है वो। खैर अभी जो आपसे सवाल पूछा है वो 4 वर्ड का है। एक होता है आइसोथर्मल, एक क्या होता है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का, आइसो का मतलब होता है समान, बराबर, थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर। इसका मतलब
इसमें जो dt वैल्यू वाला वैल्यू होगा ये क्या होना चाहिए, जीरो। आइसोथर्मल को हिंदी 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 वाले बोलते हैं समतापीय, क्या बोलते हैं, समतापीय। दूसरा होता है आइसोकोरिक, दूसरा क्या होता है, आइसोकोरिक, इसे बोलते हैं सम आयतनिक, क्या बोलते हैं, सम आयतनिक। तो यहाँ जो dB बराबर होगा, ये dB बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, क्या हो जाएगा, जीरो। इसके बाद होता है आइसोबैरिक, इसके बाद क्या होता है, आइसोबैरिक। आइसोबैरिक को बोलते हैं समदाबीय, क्या बोलते हो रहे, समदाबीय। और समदाबीय में जो dP होगा ये क्या हो जाएगा, जीरो, dP क्या होगा, जीरो। एक को बोलते हैं, अरे एडियाबैटिक है, क्या बोलते हैं, ए डी, अरे आइडिया नहीं, एडियाबैटिक। और एडियाबैटिक में जो हीट चेंज होता है डी क्यू, ये क्या हो जाएगा, जीरो। मतलब ये कि आइसोथर्मल को क्या बोलते हैं, समतापीय, क्या बोलते हैं जी, समतापीय। आइसोकोरिक को क्या बोलते हैं, सम आयतनिक, क्या बोलेंगे, सम आयतनिक। आइसोबैरिक को क्या बोलेंगे, समदाबीय, क्या बोलेंगे बच्चे, समदाबीय। और एडियाबैटिक को क्या बोलना है, रुद्धोष्म, क्या बोलना है, रुद्धोष्म। ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। आइसोथर्मल में dt या डेल्टा t जीरो होता है, आइसोकोरिक में dB या डेल्टा भी जीरो होगा, आइसोबैरिक में dp या डेल्टा p जीरो होगा, और एडियाबैटिक में dq या डेल्टा q जीरो होगा। तो आइए, इससे डायरेक्ट सवाल था हमारा। सवाल क्या था, फॉर द प्रोसेस द अकर अंडर द आइसोथर्मल कंडीशन। अरे जैसे ही आइसोथर्मल आ गया, इसका मतलब जो dt या फिर डेल्टा t होगा ये क्या हो जाएगा बच्चे, जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें से भी एक बात ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि पहले यदि dt का प्रेफरेंस मिल रहा है तो हम पहला प्रेफरेंस dt को लगाएंगे, यदि हमारे पास dt नहीं होगा तो फिर हम डेल्टा t लगाएंगे, दोनों सही है। चलिए आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो लो हिंदी वाले, इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा टी बराबर जीरो। करेक्ट, फॉर द रिएक्शन Cl2 गैस चेंजेस टू Cl2 द साइन ऑफ डेल्टा H एंड डेल्टा S। तो ये कह रहा है कि जो साइन डेल्टा H का होगा वही साइन डेल्टा S का होगा। तो देखो कुछ लोग अब यहाँ पे ना अपना बुद्धि लगाना शुरू करते हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ आप हमारी बातों को ध्यान से ध्यान से ध्यान से सोच समझ के सुन लेना। करे कि जो साइन डेल्टा एच का होता है वही साइन डेल्टा एस का होता है। तो बच्चों यदि तुम इसमें देखोगे ना तो डेल्टा एन जी बराबर एक फार्मूला होता है, समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। यानी यदि आप ध्यान से देखोगे ना तो डेल्टा एन जी, जो डेल्टा एन जी का वैल्यू है ये हो जाएगा समेशन ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इन गैसियस फेज माइनस समेशन ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इन गैसियस फेज। देखो Cl2 एक है, कितना है बच्चे, एक है, माइनस रिएक्टेंट के साइड में कितना है, दो, इसका मतलब ये हो जाएगा -1। जो साइन डेल्टा एन जी का होता है वही साइन डेल्टा एच का होगा, और जो साइन डेल्टा एच का होगा वही साइन डेल्टा एस का होगा। डेल्टा एन जी यदि नेगेटिव आया तो डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव होगा तो डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। और यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। हिंदी वाले सुन लो, कर अभिक्रिया Cl2 गैस चेंजेस टू 2Cl गैस चेंजेस टू Cl2 गैस के लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस। मैंने क्या बोला था आपको कि जब भी किसी गैसियस फेज रिएक्शन के लिए, गैसीय अवस्था अभिक्रिया के लिए डेल्टा एनजी निकालना है तो प्रतिफल के कुल मोलों की संख्या माइनस अभिकारक के कुल मोलों की संख्या कर लोगे तो वहां से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगा, और वही डेल्टा एच और डेल्टा एस का साइन होगा। आइए अगला सवाल करे डेल्टा जी। ये देखो ये कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सवाल पूछते हैं दोस्तों। तो देखो मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, ये भी पार्ट थर्मोडायनामिक्स का है। तो दो पार्ट क्या है, एक तो होता है डेल्टा जी का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा और डेल्टा एस का वैल्यू 0 से ज़्यादा होगा। तो ये दोनों केस होते हैं स्पॉन्टेनियस का। किसका होते हैं, स्पॉन्टेनियस का। हिंदी वाले आप इसे बोलते हो सतत, क्या बोलते हो, इसको उल्टा दो, जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 से बड़ा
और जब डेल्टा एस का वैल्यू 0 से छोटा हो जाएगा तब ये वाला बात हो जाएगा असतत। क्या हो जाएगा बाबू? ये वाला बात हो जाएगा असतत। और असतत को आप क्या बोलते हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। क्या बोलते हो? नॉन स्पॉन्टेनियस। एक केस ये है कि जब डेल्टा एस बराबर भी 0 और जब डेल्टा जी बराबर भी 0 तो ये आता है साम्य अवस्था में। कहाँ आता है? साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था को हम बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। साम्य अवस्था को क्या बोलते हैं? एट इक्विलिब्रियम। आई होप, हम उम्मीद करते हैं ये चारों बातें आपको समझ। मैं जितना भी कह रहा हूँ आप रट के जाना, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, गारंटी है। ये कॉन्सेप्ट है, मैं ये नहीं कर रहा हूँ यही आएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। डेल्टा जी 0 से छोटा, डेल्टा एस 0 से बड़ा, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। हिंदी में क्या बोलते हैं? सतत। डेल्टा जी 0 से बड़ा, सॉरी हाँ, डेल्टा जी 0 से बड़ा, डेल्टा एस 0 से छोटा, ये कैसा हो जाएगा? अरे हाँ या ना? ये हो जाएगा असतत। कैसा होगा? असतत। ये है डेल्टा एस बराबर 0, डेल्टा जी बराबर 0। इसे हम बोलते हैं साम्य अवस्था में। क्या बोलते हैं? साम्य अवस्था में। इसे बोलते हैं एट इक्विलिब्रियम। चलो आओ अपने सवाल की तरफ मूव करते हैं। तो ये कह रहा है डेल्टा जी 0, इसका मतलब डेल्टा जी लेस देन 0 बोल रहा है बाबू, 0 से छोटा। और 0 से छोटा कब होता है? मतलब ये स्पॉन्टेनियस या फिर स्वतः प्रवर्तिता इसे बोलते हैं। देखो, स्पॉन्टेनियस को क्या बोलते हैं? सतत या स्वतः प्रवर्तिता। और नॉन स्पॉन्टेनियस को क्या बोलते हैं? असतत या फिर स्वतः अस्वतः प्रवर्तिता। स्वतः मतलब सतत या खुद से, और असतः मतलब खुद से नहीं। मतलब आप इसे सतत या असतत बोल लेना। सतत या असतत, जब भी आपको हिंदी में कन्फ्यूजन हो, हम हमेशा क्लास को बच्चे को क्लास में कहते हैं, यदि हिंदी के कोई लैंग्वेज आपको समझना है तो आप इंग्लिश में समझ लेना। क्लास में मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में पढ़ा के आपको रखा हूँ। तो जब जब डेल्टा जी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस 0 से बड़ा होगा, प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस। डेल्टा जी 0 से बड़ा हो जाएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस 0 से छोटा हो जाएगा, प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस। डेल्टा एस 0, डेल्टा जी 0, ये हो जाएगा साम्य अवस्था या इक्विलिब्रियम में। चलो तो अगले सवाल देखो। ये जो क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, मैं क्यों कहता हूँ जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं वो पगले हैं, महापगले हैं, महापगले। इन सवाल का आंसर 211 आता है जो किसी ऑप्शन में नहीं है, तो अपन को इसमें माथा लगाने की जरूरत नहीं है, हम इसको स्किप करते हैं। चलो आओ हमारे अगले सवाल की तरफ। करेक्ट द कंजुगेट बेस ऑफ H2O। हमसे पूछा है कि H2O का कंजुगेट बेस कौन होगा? तो भाई साहब इसका आंसर हो जाएगा H3O+। क्या हो जाएगा? H3O+। चलो अगला सवाल कराए। स्पीसीज NH3 इज, कराए NH3 क्या है? एक लुईस अम्ल, एक लुईस बेस, ठीक है, ए एंड बी दोनों, नन ऑफ दिस। तो भाई साहब अमोनिया एज अ बेस ट्रीट करता है। और एक दो वर्ड ध्यान से सुन लेना, एसिड का बनता है कॉन्जुगेट बेस और बेस का बनता है कॉन्जुगेट एसिड। तो NH3 एक बेस है, इसलिए NH4+ जो होता है वो एक कॉन्जुगेट एसिड होता है। आइए अगला कह रहा है कि फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन A+B गोज टू C+D द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इक्वल टू। कह रहा है इस रिएक्शन में हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू बताना है। तो बच्चे दो बातें आप ध्यान से सुन लेना। हमारे पास जो रिएक्शन गिवन है वो गिवन है A+B चेंजेस टू C+D। तो मैं आपको दो बातें बताता हूँ। सबसे पहले रिएक्शन क्वोशेंट Q निकाल लो। Q बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जब भी आप इक्विलिब्रियम के सवाल बना रहे हैं तो एक बात ध्यान से सुन लेना, कान खोल के सुन लेना, सुन लेना, सुन लेना। रिएक्शन कौन से फेज में है? गैसियस फेज में है कि एक्वस फेज में है? पहले ये बात डिसाइड कर लेना। सॉलिड की कंसंट्रेशन हमेशा 1 कंसीडर की जाती है। एक्वस फेज का मतलब हो गया लिक्विड या फिर एक्वस। और यदि गैसियस फेज में है तो तुम प्रेशर से डील करोगे, यदि एक्वस फेज में है तो तुम कंसंट्रेशन से डील करोगे। कंसंट्रेशन मतलब सांद्रता, सांद्रता मतलब मोलरता।
तो जब भी इक्विलिब्रियम के सवाल आप बना रहे हैं तो इक्विलिब्रियम के सवाल में पहले आप ये चेक कर लेना कि रिएक्शन कौन से फेज में दिया हुआ है। जब कुछ भी गिवन नहीं होता है तो हम मान के चलते हैं कि रिएक्शन जो है वो एक्वस फेज में होगा। कहाँ होगा? रिएक्शन एक्वस फेज में होगा। और हम वहां से उसके लिए दो टर्म डिफाइन करते हैं, एक होता है केपी का और एक होता है केसी का। क्या होता है बबुआ? केपी का और केसी का। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ प्रेशर केपी और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कंसंट्रेशन केसी। तो आओ हमसे क्या पूछा है पहले तो ये देख लो। बताओ इस रिएक्शन का रिएक्शन कोसेंट क्या होगा? जे। तो प्रोडक्ट में है C प्लस डी, तो कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। मतलब C की सांद्रता गुना D की सांद्रता बटा A की सांद्रता गुना B की सांद्रता। सोच के देखो कि इसके पीछे में कोई नंबर नहीं लगा है, नहीं तो खोपड़ी पे रख के आ जाते। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कहीं पे N1A प्लस क्या मिल जाए N2B चेंजेस टू क्या मिल जाए N3C प्लस क्या मिल जाए N4D। और ऐसे सवाल में रिएक्शन कोसेंट क्यों निकालना पड़े? तो कुछ नहीं करना रे बबुआ, C के खोपड़ी पे चढ़ा लेना N3, D के खोपड़ी पे चढ़ा लेना N4 बट्टा A के खोपड़ी पे चढ़ा लेना N1 और B के माथे पे चढ़ा लेना N2। मतलब जो भी उस कंसंट्रेशन के पीछे नंबर होगा वो उसके सर पे टोपी के तरह पहना के आ जाने का। बात समझ में आ गया? चलो आओ हमारे सवाल का जवाब दो। तो हमारा सवाल करा फॉर द रिवर्सिबल अरे टकाटक A प्लस बी क्या है? पीछे वाला कह रहा है सर दिख नहीं रहा है। A प्लस बी चेंजेस टू ये क्या बनेगा? C प्लस डी। बताओ इसका Q क्या बनेगा? ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D। अरे हाँ या ना? कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ, अरे लगा ले ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? C हो जाएगा रे बबुआ, ऑप्शन नंबर C। अरे देखो रे हिंदी वाले भी, तुम्हारा भी ऑप्शन नंबर C। अगला कर रहा है एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच ऑफ द 0.01 मोलर HCl सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे ना मैं आपको दो बातें बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना रे। कुछ लोग ये कहते हैं ऐसा होता है, मैं कहता हूँ दो फार्मूला, एक सुमन सर का मेंटोस लेके जाना आज। चलो तो देखो हमारे पास दो फार्मूला होता है, एक होता है pH बराबर माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, अरे हो जाएगा क्या? माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। और दूसरा होता है 10 रेज टू द पावर माइनस pH बराबर सीधा सीधा कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। तो ये दो फार्मूला याद रखना, pH के सारे सवाल तुमसे बन जाएंगे। अब इसमें मेंटोस क्या है? तो कुछ लोग इसको सॉल्व करते हैं। सौरभ सर का मेंटोस ये है कि हम आपको सॉल्व करने के लिए नहीं, जैसे सब पेपर में करेंगे पीएच के सवाल को 10 सेकंड में निपटा के आना है। चलो आओ हमारे सवाल का जवाब दो। करे एज्यूम कंप्लीट डिसोसिएशन पीएच ऑफ, इसका मतलब 0.00001, इसका मतलब देखो रे 1 बटा 1 2 3 4, इसका मतलब 10 का पावर 4 हो जाएगा क्या? 10 का पावर 4 का मतलब 10 का पावर क्या हो अरे हाँ या ना? 10 का पावर 4 का मतलब 10 का पावर माइनस 4। और कुछ लोग ना इसको कंसंट्रेशन पूरे ज्ञान पे लें, मैं कह रहा हूं नहीं करना है। इन सब टर्म से मुझे एक बात मिला कि इस HCl का जो कंसंट्रेशन होगा ये 10 रेज टू द पावर माइनस 5 दिया हुआ होगा। ये लिख लो रे मेंटोस, क्या लिख लो? अरे रे 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 भाई साहब ये लिख लो मेंटोस, लिख लो मेंटोस। मेंटोस है मेंटोस 10 रेज टू द पावर माइनस pH जो होगा वो H प्लस के कंसंट्रेशन के बराबर होगा। और मैंने बोला कि 10 का पावर जो माइनस pH है, देखो HCl का कंसंट्रेशन 10 का पावर माइनस 4 आया कि नहीं आया? अरे पागलों, मैथ तो इतना जानता होगा, दोनों का बेस बराबर है, तो जो pH होगा ये कितना आएगा बच्चे? 4 आ जाएगा। मजा आया क्या? अरे 4 आ जाएगा 4। जाओ ऑप्शन में देख कहीं 4 है क्या? अरे भाई साहब ऑप्शन नंबर डी। हाँ हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अरे जल्दी बोल दे भाई, समझ में आ रहा है क्या? हाँ समझ में आ रहा है, सबको आ रहा है। चलो ये मेंटोस आप याद रख लेना, कुछ लोग इसे सॉल्व करते हैं, मैं करता हूँ मत करना सॉल्व। कंसंट्रेशन दिया उसको सॉल्व करके 10 के पावर में ले आओ, चाहे जैसे ले आना हो। 10 के पावर में लिया के 10 का पावर माइनस pH बराबर इक्वेट कर देना, आंसर आ जाएगा। पागलों तुम फार्मूला पे बैठ के सॉल्व कर लेना, 0.001 आंसर यही आएगा। कुछ भी आ जाए तो मेरे पास आ जाना, हम मिल लेंगे तुमसे। चलो
अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। करा व्हाट विल बी द इफेक्ट एडिशन ऑफ H2 एंड इक्विलिब्रियम फॉर द रिएक्शन H2 ये तो ये का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। करा रिएक्शन विल प्रोड्यूस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये बेवकूफ़ बना रहा है। मैंने दो बातें बोला इक्विलिब्रियम, तो बताओ यहाँ पे तुम क्या निकालोगे, सब गैस में दिया हुआ है, आप निकाल लो केपी। केपी बराबर क्या बनेगा, प्रेशर ऑफ CH3OH, अरे हाँ या ना, अपॉन ये प्रेशर ऑफ क्या बनेगा H2 के खोपड़ी पे 2 और इनटू प्रेशर ऑफ CO के खोपड़ी पे हो जाएगा 1। अब देखो इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि जब रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होते हैं तो उसे हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम। जब भी आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करते हो, इक्विलिब्रियम ना बड़ा क्या बोले निठल्ला ढीठ आदमी होता है। एक बार आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करो फिर से वो रीएस्टेब्लिश। अरे हिंदी वाले, अरे करे सर हिंदी में नहीं बोल, अरे बोल रहे मैं ये कह रहा हूँ कि साम्य अवस्था को तुम यदि डिस्टर्ब करोगे, परेशान करोगे, तो बड़ा ढीठ आदमी होता है वो फिर से साम्य अवस्था में आएगा। फर्क बस इतना है कि पहले से समय थोड़ा सा क्या लग जाएगा, ज़्यादा। ये कह रहा है कि इस केस में ये साम्य अवस्था में आया, मैं अब इसे छेड़छाड़ कर रहा हूँ। मैंने आपको क्लास में इतना बढ़िया से पढ़ाया था इक्विलिब्रियम। मैंने बोला था किसी इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए जो चीज़ चाहिए, या तो आप कंसंट्रेशन चेंज कर दो, नहीं तो टेम्परेचर बदल दो, नहीं तो अरे किसी तरह से उसके जीवन में जो चल रही होगी उसमें आग लगा दो। तू कैसूँ आग लगा दिया, तेरा काम हो गया, बाकी वो समझता रहे इक्विलिब्रियम वाले कैसे होंगे। तो आओ समझो। करे इक्विलिब्रियम का इक्वेशन तो Kp बराबर प्रेशर ऑफ CH3OH अपॉन प्रेशर ऑफ H2 का स्क्वायर इंटू प्रेशर ऑफ CO टू दी पावर 1 है। अब कह रहा है कि हम H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे, तो याद रखना इक्विलिब्रियम आने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिएक्टेंट या प्रोडक्ट ही चेंज होता है, गलत है ये। दोनों रिएक्शन इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि जो रेट ऑफ फॉरवर्ड होगा वो रेट ऑफ बैकवर्ड के बराबर होगा। अब किसी एक कंसंट्रेशन को यदि आप बढ़ा रहे हो तो ऐसा नहीं है कि दूसरा कंसंट्रेशन सीधा जीरो हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में वो धीरे 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 बढ़ेगा। बात समझ में आया? तो यहाँ से जब भी आप H2 के कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे तो ये रिएक्शन धीरे 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 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, फॉरवर्ड। कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अब देखो एग्जामिनर तुमसे चतुर है, तू साल भर नहीं पढ़ता है, तुमको लगता है कि 2 दिन में सब कुछ कर लेंगे। एग्जामिनर तुमसे होशियार है, वो देखो कि वो सीधा बैकवर्ड फॉरवर्ड लिखा ही नहीं। बैकवर्ड का मतलब होता है कोई रिएक्शन बैकवर्ड कब आती है, तो भाई साहब बैकवर्ड का मतलब होता है कि वो रिएक्टेंट के तरफ आएगी। और कोई रिएक्शन फॉरवर्ड कब आती है, कोई रिएक्शन फॉरवर्ड तब आती है जब वो रिएक्शन किसके साइड जाएगी, प्रोडक्ट। करा कि इस इक्विलिब्रियम में जब H2 के कंसंट्रेशन को हम इंक्रीज कर रहे होंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा रे। अब ऑप्शन में तो फॉरवर्ड है नहीं, तो फॉरवर्ड के जगह पे प्रोडक्ट का डायरेक्शन जिधर होगा वही आंसर होगा। रिएक्टेंट के डायरेक्शन में बैकवर्ड होगा, प्रोडक्ट के डायरेक्शन में फॉरवर्ड होगा। इक्विलिब्रियम में ना फॉरवर्ड जाएगा ना। अरे इतना तो समझ में आ रहा है क्या? चलो आओ देखो। तो रिएक्टेंट विल प्रोड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट, अरे ये बैकवर्ड की बात कर रहा है। नो इफेक्ट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये पागल है, ऐसे कैसे हो सकता है, ये भी गलत है। कर रिएक्शन विल प्रोड्यूस इन डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, अरे हाँ 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 यही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स का मतलब होता है फॉरवर्ड और डायरेक्शन ऑफ रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है, बैकवर्ड्स। आइए अब हम लोग ठीक ठाक अंतिम स्थिति में चल रहे हैं। तो आओ अगले सवाल। करेक्ट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। अब इसके लिए बाबले पूछ, मैं तुमसे एक सवाल कह रहा हूँ, हमारी बात ध्यान से सुन लेना बाबू, बाबू सुन लेना। 10 एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हें रट के जाने हैं, बाकी सारे काम हो जाएंगे। एक दो ध्यान रखना, जो सुपर ऑक्साइड के केस का होता है वो तुमको बावली पूछ बनाएगा वहाँ पे। तो 10 एटम में हाइड्रोजन, सोडियम और पोटासियम, इन सब का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। मैग्नीशियम और कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आएगा, सॉरी हाइड्रोजन, सोडियम, पोटासियम का +1, मैग्नीशियम, कैल्शियम का +2। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसे प्यार से कहते हैं फिर कल बाहर आई आंटी, इसका क्या होता है -1 और ऑक्सीजन का क्या होगा -2। अरे पागलों देख लो इन 10 को देख लो, तेरा काम हो जाएगा। हाइड्रो
हाइड्रोजन सोडियम पोटासियम +1, मैग्नीशियम कैल्शियम +2, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन -1, ऑक्सीजन क्या होगा -2। आप किसी भी मॉलिक्यूल से जब एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो विद साइन पुट करना है, साइन को नहीं छोड़ना, नहीं तो तुम्हारी बैंड बज जाएगी। लंका तो पहले से लगी है, जल के काला हो जाएगा सब, समझ लेना। तो हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है सवाल कि HNO3 में नाइट्रोजन का क्या होगा। मैंने क्लास में बच्चों को ये कहता हूँ किसी मॉलिक्यूल्स को पहले चीर फाड़ के अलग कर दे जिस एटम से वो बना है, जब वो बन जाएगा तो सबके वैल्यू पुट करके तू चिपका के आ जाना। और तू तो इतना होशियार है, मैं ये जानता हूँ क्योंकि तुम मेरा चेला है। देख लो रे, देख लो, HNO3 इसको तोड़ो, पहले पैरों में लटकाओगे H, दूसरे पैरों में लटकाओगे N, तीसरे पैरों में लटकाओगे O। हाइड्रोजन के पैरों में कुछ नहीं है तो बाबा जी का ठुल्लुस, जिसका कोई नहीं होता है उसका एक हमेशा होता है। कौन होता है? एक हमेशा होता है। N के नीचे कितना 1 और O के नीचे कितना हो जाएगा जी 3। इस सब को ऐड कर लो, देखो इसके ऊपर कोई प्लस माइनस है? अरे है क्या? नहीं है, तो ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा 0। अरे हाँ या ना? अभी जस्ट बोला सर 1 इंटू हाइड्रोजन का कितना +1 प्लस जिसका निकालना है उसका कितना x प्लस ऑक्सीजन का -2 इंटू कितना हो जाएगा 3 बराबर क्या हो जाएगा जी? अरे 0 0 0। बोलो ये वाला 1 प्लस x -6 बराबर 0। अरे हाँ या ना? तो x -5 बराबर 0। अरे दोस्तों देख लो, x बराबर ये कितना आएगा +5, कितना आएगा +5। इसका मतलब HNO3 में जो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। देखो रे मूर्खों, माइनस साइन में दिया है, तू गलती करेगा। ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए, करें द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टर्म्ड एज। तो आइए हम इन कहानी को आगे बढ़ाते हैं, और इन कहानी को आगे बढ़ाने के बाद दो काम आप समझिएगा। ये सवाल सीधे आ गया रेडॉक्स का, तो आप समझो रेडॉक्स में दो बातें होती है। एक होता है ऑक्सीडेशन, हिंदी वाले परेशान मत हो, ऑक्सीडेशन। दूसरा क्या होता है? रिडक्शन। ऑक्सीडेशन को तुम बोलते हो ऑक्सीकरण जी बच्चे, क्या बोलते हो? ऑक्सीकरण। क्या बोलोगे? और रिडक्शन को आप बोलते हो अवकरण, क्या बोलोगे? अब ऑक्सीकरण क्या होगा? अरे भाई क्लास में इतना बढ़िया से पढ़ाया था, तेरा को कह रहे ऑक्सीडेशन क्या होगा? जब जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, जब जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तब उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब जब जब ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ जाएगा तब तब क्या होगा? ऑक्सीकरण। और जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट घट जाएगा तब तब क्या होगा? रिडक्शन। अब पप्पू कह रहा है कि सर +2 से +4 जाना बढ़ा कि घटा? अरे बेहुदो, +2 से +4 बढ़ा ना, और जब जब बढ़ा, अरे जब जब क्या हुआ? बढ़ा, तब तब उसका क्या होगा? ऑक्सीडेशन। मतलब जब जब ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तब तब ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीडेशन स्टेट घटेगा तब होगा रिडक्शन। अब यहीं पे दो बातें हो जाती है जी, एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को आप बोलते हो अवकारक और रिड्यूसिंग एजेंट को बोलते हो ऑक्सीकारक। तो देख लो रे, जिसका जिसका रिडक्शन हो रहा होगा वो कैसा ट्रीट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। कैसा ट्रीट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होगा ये कैसा ट्रीट करेगा? ये ट्रीट करेगा रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। रिड्यूसिंग एजेंट को अब बोलते हो अवकारक। क्या बोलते हो जी? अवकारक। और इसे आप क्या बोलते हो? ऑक्सीकारक। क्या बोलते हो? अरे भाई साहब, ऑक्सीकारक। ऑक्सीकारक क्या है? जिसका रिडक्शन होगा वो किसके तरह ट्रीट करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या ऑक्सीकारक के तरह। जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो किसके तरह ट्रीट करेगा जी? रिड्यूसिंग एजेंट यानी अवकारक की तरह। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। तो अब आप हमारे सवालों का जवाब दो। करें इलेक्ट्रॉन के त्याग। अरे इलेक्ट्रॉन का त्याग मैंने बोला, फिर से सुनो, फिर से सुनो, फिर से सुनो। जब तीर चिन्ह से दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्सीकरण। क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? ध्यान से सुनो, ध्यान से, ध्यान से, ध्यान से सुनो। जब तीर चिन्ह से दाईं तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्सीकरण, जब तीर चिन्ह के बाईं तरफ इलेक्ट्रॉन आता है तो अवकरण।
बुझाया क्या? फिर से सुनो। तीर चिन्ह के दाहिनी तरफ जब इलेक्ट्रॉन आता है तो ऑक्सीकरण, जब तीर चिन्ह के बाईं तरफ आता है तो क्या होगा? अवकरण। क्या होगा? अवकरण। इसी को बोलते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन यदि तीर के दाहिना साइड दिख जाए तो समझ लेना ऑक्सीकरण संख्या बढ़ रहा होगा। क्या हो रहा होगा? बढ़ रहा होगा। और जब भी इलेक्ट्रॉन तीर चिन्ह के बाईं साइड दिख जाए तो समझ लेना ऑक्सीकरण संख्या घट रहा होगा। अरे आया क्या आया? चलो तो देखो, करे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। अपचयन, ऑक्सीकरण को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। अपचयन को क्या बोलते हैं? रिडक्शन। उदासीनीकरण को क्या बोलते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। और दहन को क्या बोलते हैं? कंबस्शन। तो भाई साहब ये तो होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। करो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज्ड अदर। ठीक है, ऑक्सीकारक एक दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, गलत बात। मैंने बोला जो किसी को ऑक्सीकृत करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस्ड देमसेल्फ। करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करता है। करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लॉस इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। करा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गेन इलेक्ट्रॉन्स। करा इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। अरे पागल, जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है तब इसे बोलते हो ऑक्सीडेशन। जब इलेक्ट्रॉन का गेन होता है तब इसे बोलते हो रिडक्शन। ये पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। करा इनमें से कोई एक ऐसा है जो सही नहीं है। सही है ये नहीं पूछा है, सही नहीं है ये पूछा है, तो सारे बुद्धि अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये बात ध्यान से सुनी लो बबुआ। करा एक ऑक्सीकरण दूसरे को ऑक्सीकृत करता है, ऑक्सीकरण खुद अपचयित होता है, ऑक्सीकारक इलेक्ट्रॉन। तीन स्टेटमेंट सही है, पहला स्टेटमेंट गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए, ये कुछ आईपीएससी नोमेनक्लेचर हैं। मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिख रहे होंगे तो सॉरी, इसके लिए हम आपको लिख दे रहे हैं। CH3CH, इसे कार्बन, फिर इधर वाला CH2, ये वाला हो जाएगा CH3, इधर वाला होगा CH2, ये वाला हो जाएगा CH2, ये वाला हो जाएगा CH। अरे भाइयों देखो, अरे देखो रे देखो, 1 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, तीसरे ब्रांच पे CH3 C2H5 मतलब CH3 CH2। इसका मतलब तीसरे पे देखो इथाइल कहाँ है? 3 इथाइल 3 प्रोपाइल 3 प्रोपाइल 4 इथाइल। ये तीनों गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। भाइयों यहाँ पे देखना डबल बॉन्ड होगा, और क्योंकि यहाँ पे हेक्सिन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? हेक्सिन। तो देखो, जब भी हमें ऑर्गेनिक के सवाल नोमेनक्लेचर के बनाने हैं तो आधे से ज़्यादा तो हम निपटा देंगे बॉन्ड वॉन्ड देख के, और ये जब तक पेपर पेन पे नहीं लिखोगे तब तक नहीं आएगा। चलो अगला सवाल। करेक्ट CH3OCH3 एंड CH3CH2OHR। देखो, जब भी आपको आइसोमर्स चेक करने हो तो आइसोमर्स में बाप दोनों एक ही होना चाहिए। बाप बोले तो मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही होना चाहिए। यदि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उसे क्या आप ये बोल लो कि यदि कोई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। क्या है? फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है, तो उसे हम बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म चेक करने के लिए जो मॉलिक्यूल्स दिया हुआ है उस सबको एक जगह जोड़ जाड़ के देखो, यदि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है तो मॉलिक्यूल्स फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। चेक करो CH3OCH3, और देखो जी देखो, CH3OCH3 इसका मतलब 1 1 2 कार्बन 3 और 3 6 हाइड्रोजन O, इसका मतलब क्या बना? C2H6O बना। और यदि C2H6 भी अगला का बन गया इसका मतलब ये फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगला क्या दिया हुआ है? अगला दिया हुआ है CH3CH2OHG, 1 और 1 कितना? 2, 3 और 2 5, 1 कितना? C2H6O। अरे भाई साहब, यदि ये दोनों बराबर है इसका मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसे हम क्या बोलते हैं? क्रियात्मक समूह समावयवता। अगला पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल? इनमें से कौन ऐसा है जो न्यूक्लियोफाइल की तरह ट्रीट नहीं करता है? तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, Cl+। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा जी बी, Cl+। चलो
अगले सवाल कह रहा है निम्न में से कौन नाभिक रूप में कार्य नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर बी Cl प्लस। अगला कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जांपल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, तो इसका आंसर होगा इंडक्टिव इफेक्ट, या फिर हिंदी में इसे बोलते हैं प्रेरणिक प्रभाव। अब पीछे से एक कह रहा है कि सर इंडक्टिव इफेक्ट कैसे, तो देखो रे मूर्खों, रेजोनेंस कर रहा है, तो रेजोनेंस में जब तक पाई बॉन्ड घूमेगा नहीं तब तक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा नहीं। तो कह रहा है कि वैसा कौन सा इफेक्ट जिसमें इलेक्ट्रॉन घूमना नहीं चाहिए, तो रेजोनेंस तो सबका पप्पा होता है इलेक्ट्रॉन घुमाने में, पहले घुमाता है तभी तो स्ट्रक्चर बनता है। दूसरा कह रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन, अरे जब तक इसमें भी अल्टरनेट पाई बॉन्ड नहीं आएगा तब तक ये हाइपर कॉन्जुगेट सिस्टम में ही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है डिस्टिलेशन, अरे सब छोड़ दे यार, इंडक्टिव होता है। क्यों? क्योंकि जब भी किसी हम कार्बन हेलोजन बॉन्ड को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीटली बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। जो CX बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होता है वो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण हेलोजन की तरफ शिफ्ट होना शुरू होता है, जिसके कारण से हेलोजन पे पार्शियली कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, अरे हाँ या ना, बॉन्ड टूटेगा तो कंप्लीटली चार्ज होता है, पार्शियली कोई चार्ज वार्ज नहीं होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट या फिर प्रेरणिक प्रभाव। अगला कह रहा है कि CH3 CH CH3 CH2 CH3, तो भाई साहब इसे हम बोलते हैं आइसोहेक्सेन। क्या बोलते हैं बच्चे? आइसोहेक्सेन। तो इसे क्या बोलते हैं, तो 3 वर्ड ध्यान रखना, एन आइसोनियो। एन मतलब जब ओपन चेन सीधा सीधा रहता है तब एन बोलते हैं। यदि सेकेंड ब्रांच पे कुछ भी चीज आ रहा है, CH3 यानी मिथाइल ग्रुप मेन मान के चलो आप, यदि सेकेंड ब्रांच पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है तो तुम उसे बोल दोगे आइसो, और यदि थर्ड ब्रांच पे कोई चीज आ रहा है तो तुम उसे बोल दोगे नियो। क्या बोल दोगे? नियो, ये तुम याद रखना। चलो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आइसोहेक्सेन। अगला कर रहा है ओजोनोलाइसिस ऑफ इथेन गिव्स, तो इसका मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मिथेनल, ये मैंने आपको हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, वहां से जाके थोड़ा बहुत देख लेना। कह रहा है इथीन के ओजोनी अपघटन देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनॉल के दोनों। मिथेनॉल मतलब याद रखना, जब किसी भी नाम के लास्ट में OL लगा होता है तो क्रियाशील समूह एल्कोहल होगा, किसी भी नाम के लास्ट में Al लगा होता है तो क्रियाशील समूह एल्डिहाइड होगा, किसी भी नाम के लास्ट में ओइक एसिड लगा, ओइक अम्ल लगा होता है तो उसका मतलब वो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा। ये सब आपको पता होगा। करा कि द नेसेसरी कंडीशन फॉर द एनी कंपाउंड्स टू बी एरोमेटिक इज N, तो नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, प्लानेटरी होना चाहिए, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए रिंग में, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और लास्ट ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ दीज। अब यहां से एक तुक्का समझ लो रे, जब भी किसी भी स्टेट बोर्ड का पेपर दे रहे हो, तुम तो झारखंड बोर्ड का पेपर देने जाओगे, जिस भी ऑप्शन में इनमें से सही होगा 99% क्वेश्चन का आंसर सही होता है। कितने का सही होता है? 99% क्वेश्चन का आंसर सही होता है। यदि किसी ऑप्शन में इनमें से सभी दिए हुए हैं तो तू आंख बंद करके मार के आ जाना, सुमन सौरभ सर के नाम से। चलो अगला सवाल, बस अब हम लोग लास्ट पे चल रहे हैं। कह रहा है किसी भी यौगिक को एरोमेटिक होने के लिए आवश्यक शर्तें, तो भाई साहब इनमें से सभी। अगला कह रहा है कि द डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 गिव्स, ये वाला ये हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा C2H4। इसका आंसर क्या होगा? C2H4। यहाँ से बनेगा ये भाई साहब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये मैंने आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स के अंदर पढ़ाया होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन्स में आप जाके देखना, सौरभ सर के नोट्स में जरूर 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 मिलेगा। करे शांत H2SO4 की उपस्थिति में एथेनॉल का निर्जलीकरण प्राप्त करने पर, अरे भाई साहब C2H4 मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। करे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा NO2। कौन हो जाएगा जी? NO2 हो जाएगा मेटा निर्देशी। अब ये मेटा वेटा क्या होता है तो समझ लो बच्चों। हमें दो बातें ध्यान रखनी है, बेंजीन रिंग पे, हिंदी वाले बेंजीन बल्ले पे, जब पहले और दूसरे पोजीशन पे कोई चीज होती है तब उसे बोलते हो ऑर्थो। क्या बोलते हो? ऑर्थो। जब पहला और तीसरा, अरे चिपका लो तुम, बेंजीन रिंग के पहले और दूसरे, ये मान लो हमारे पास एक बेंजीन रिंग है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, 1 2 3 4,
पहले कोमा दूसरे पे हो जाएगा तब इसे क्या बोलोगे, ऑर्थो। पहले कोमा तीसरे पे हो जाएगा तब इसे क्या बोलोगे, मेटा। और पहले कोमा चौथे पे हो जाएगा तब इसे क्या बोलोगे, पैरा। 90% जो सिलेबस में आते हैं वो ऑर्थो और पैरा के आते हैं, मेटा के नहीं आते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन पीछे जो सवाल पूछा है वो हमसे कौन सा पूछा है, मेटा। मेटा बोले तो पहला और तीसरे का, तो पहला और तीसरा एक ही हो सकता है जिसका नाम क्या है, NO2 है। आओ NO2 के साथ निपटाते हैं। और आज के लिए ए लास्ट सवाल करे, वह अभिक्रिया जिसमें एल्कील हैलाइड से उच्चतर एल्केन प्राप्त होते हैं वह है, तो भाई साहब आंसर होगा ऊर्ज अभिक्रिया। हमने आपको नेम रिएक्शन में बहुत अच्छे से पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन में। तो आप सबों को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। हम उम्मीद करते हैं कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया वो अच्छे से समझ में आएगा। आप हमारे लेक्चर को यदि एक बार में समझ में ना आ रहा हो तो आप बेशक परेशान मत होना कि 1 घंटे 1.5 घंटे के लेक्चर है तो सर क्या पढ़ाया होगा। जितना कंटेंट मेरे को देना था भाई क्वेश्चन के पेपर के हिसाब से मैंने तेरे को भरपूर दे दिया। बाकी जो बचे उचे हैं वो मैं अगले सीरीज में दूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय 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 बाय। चलिए।